नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और खबरदार में आज हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जिसने जश्न के बीच कांग्रेस का राजनीतिक मूड खराब कर दिया होगा। क्योंकि जहां 3 राज्यों में बड़ी जीत के बाद कांग्रेस शपथ ग्रहण के मेगा इवेंट और मेगा शो में लगी हुई थी, वहीं एक ऐसा फैसला आ गया जिसमें उसके ही एक बड़े नेता पर सिख दंगों के मामले में उम्र कैद की सजा हो गई। लेकिन बात सिर्फ सज्जन कुमार पर कानूनी शिकंजे की नहीं थी, बात कांग्रेस के लिए उस राजनीतिक शिकंजे की भी है जिसके लिए उनके विरोधियों ने उस मौके पर मोर्चा खोल दिया, जो मौका कांग्रेस को बहुत दिन के बाद मिला, जिसमें वो इतनी बड़ी चुनावी जीत और दमदार वापसी का जश्न मना रही थी। लेकिन टाइमिंग ऐसी रही कि पूरे दिन शपथ ग्रहण की चर्चा कम और इस पर बहस ज्यादा हो रही थी कि कैसे सिख दंगों के गुनहगारों को राजनीतिक संरक्षण मिला, जिसकी बात आज दिल्ली हाईकोर्ट ने कही। कांग्रेस के विरोधियों ने लगे हाथ कमलनाथ का नाम लेकर भी कांग्रेस को लपेटने में काफी जोर लगाया, जिन्होंने आज मध्य प्रदेश के सीएम के तौर पर शपथ ली है। कांग्रेस ने किसी तरह से गुजरात दंगों की बात करके कमलनाथ वाली बात का जवाब दिया, ये हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले दिल्ली से आए उस फैसले की बात जिसने जयपुर से लेकर भोपाल और रायपुर तक कांग्रेस का जश्न फीका कर दिया। यह करीब करीब ऐसा ही था कि जैसे खुले मैदान में कोई समारोह हो रहा हो और अचानक टेंट को उड़ा देने वाला आंधी तूफान आ जाए। मैं अशोक गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सचिन पायलट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति कांग्रेस के अच्छे दिनों की उम्मीद वाला ये बड़ा दिन, लेकिन ये सोचा नहीं होगा कि एक खबर ऐसी टाइमिंग से आएगी कि बड़े इंतजार के बाद आया जश्न का दिन भी कांग्रेस को भारी लगने लगेगा। ये सज्जन कुमार को उम्र कैद है, मौत होने तक सारी उम्र वो अपनी जेल में बिताएगा। जो एक्स काउंसलर बलबन खोखड़ को उम्र कैद है, गिरधारी लाल को उम्र कैद है, कैप्टन बाघमाल को उम्र कैद है और जो एक्स एमएलए महेंद्र यादव को 10 साल की सजा है, कृष्ण खोखड़ को 10 साल की सजा है। तो ये है और आज ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा फैसला है और ये जीत सिर्फ अकेले पीड़ितों की नहीं है, ये जीत सारे देश की है। सिख दंगों के केस में उन सज्जन कुमार को उम्र कैद जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं और जो 5 साल पहले निचली अदालत से छूट भी गए थे, लेकिन इस बार हाईकोर्ट ने उनका हिसाब कर दिया, जो गुनाह 34 साल पहले किए गए थे। रात को 10 बजे के बाद ये सज्जन कुमार आया गाड़ी में। हमने तो सोचा शायद हमें कोई बचाने के लिए आया, मैं इसीलिए ऊपर कपड़ा लेके गली में भाग के गया। तो जब देखा ये लाइट जली तो ये बैठा था बीच में, मैं थोड़ा साइड में हो गया, गली में अंधेरा था वहाँ। तो ये हमारी गली की तरफ चला गया सीधा, आगे से हमारे घर के पास से वापस आया है। तो उनको डांट रहा था, कहता तुम काम ठीक नहीं कर रहे जो काम तुम्हें दिया है। तो एक आदमी उनमें से बोला कहता कि नहीं, इनको तो जो हिंदू हैं वही बचा रहे थे। हमारा बहुत प्यार था सबसे, हमारे में कोई एक दूसरी ये भावना नहीं थी। कहता वो बचा रहे। उसने कहा कहता जो हिंदू बचा रहा है उसका घर भी जला दो, चाहे उसको भी मार दो। हमें तो यही समझ में नहीं आया कि ये कत्लेआम हमारा क्यों करवाया गया, हमारा दोष क्या था। इनको फांसी होनी चाहिए, फांसी जब दी जाएगी तभी हमारे मन में शांति होगी, ये हमारी सबसे प्रमुख मांग है। सज्जन कुमार वो सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे हैं जिसके खिलाफ सिख दंगों का केस अंजाम तक पहुंचा और जिसमें उन्हें उम्र कैद की सजा हुई। कांग्रेस के लिए ऐसे फैसले वाली पूरी टाइमिंग और कुछ नहीं हो सकती थी, जब वो चुनाव में दमदार वापसी के बाद सरकार बनाने के जश्न में जुटी थी। ये जैसा लिख रहे हैं कि बड़े बड़े ओहदे दिए गए ताकि उनको पुलिस हाथ ना पकड़ पाए, तो ये स्पष्ट हो चुका है जो गांधी परिवार है उसको राइट नहीं है, कांग्रेस जैसी पार्टी को राइट नहीं है इस देश के अंदर, और उनको अपने इस ओहदे से, ओहदों से और अपनी कुर्सियों को छोड़ देना चाहिए। अभी ये हाई टाइम है, अगर कांग्रेस अपने आप को कहती है कि उसे ये दंगों की राजनीति नहीं करती है, तो फिर उसे सज्जन कुमार टाइटलर को तुरंत प्रभाव से कांग्रेस से बाहर निकालना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज जज साहब ने जो टिप्पणी करी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल पैट्रोनेज इन लोगों को मिली है। मैं समझता हूं आज बहुत बड़ा दिन है। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर न्याय प्रणाली ने अपना काम किया है, चाहे सरकारें इनको बचाती रही हों। कांग्रेस के लिए मुश्किल ये रही कि हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाने वाले फैसले में तीखी टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि ये दंगे मानवता के खिलाफ अपराध थे और जिन्होंने ये अपराध किया उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा। 1984 से बड़ा हत्याकांड, एक जेनोसाइड इस देश ने कभी नहीं देखा। मासूम लोगों को घरों से बाहर निकालकर बच्चों को, वृद्ध लोगों को उनकी हत्या कर दी गई और उसके बाद
कांग्रेस पार्टी के नेता जिन मॉब्स ने की उसका नेतृत्व कर रहे थे और न्याय दिलवाने की बजाय जो लोग उसके विक्टिम्स थे, इन लोगों ने पूरा प्रयास किया कि किसी प्रकार से कवर अप हो जाए, इसके ऊपर पर्दा डाला जा सके। जांच आयोग बिठाया तो जांच आयोग ने यह कह दिया कि सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं थी। जिस न्यायाधीश ने यह जांच में निर्णय दिया उनको कांग्रेस ने अपना राज्यसभा का सदस्य बना दिया। इस प्रकार का अन्याय समाज के ऊपर किया गया था। हर तरफ से हमलों में घिरी कांग्रेस के लिए जवाब देना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पहली बार सज्जन कुमार जैसे बड़े नेता को सिख दंगों में सजा मिली। अब कांग्रेस का बचाव यही है कि ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अपराधियों के खिलाफ कानून काम कर रहा है। ये देखिए, इसको आप राजनीतिक रंग मत दीजिए। ये बात है कोर्ट का फैसला है, उसमें जो भी कोर्ट पर कार्रवाई करेगी। अगर बीजेपी इसको राजनीतिक रंग देगी तो नुकसान उनको होगा। कांग्रेस की ये बात इसलिए क्योंकि बीजेपी ही नहीं, चारों तरफ से विरोधियों ने सज्जन कुमार को सजा वाले फैसले के बहाने कांग्रेस और गांधी परिवार को भी कटघरे में खड़ा किया। और इसके बीच 1984 को लेकर कमलनाथ की भी बात उठा दी, जिन्होंने आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन इससे पहले ही उनके नाम पर बड़ा हंगामा तभी मच चुका था जब सज्जन कुमार वाला फैसला आया। दिल्ली से अरविंद ओझा, अनीशा माथुर और पूनम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस के लिए यह करीब करीब ऐसा था कि उसके लिए अच्छे दिनों का रास्ता खुल रहा था, लेकिन सामने से एक बुरी खबर की एंट्री हो गई। सज्जन कुमार के ऊपर सिख दंगों का क्या केस था, जिसमें 34 साल बाद ही सही कानून के लंबे हाथ सज्जन कुमार तक पहुंचे, ये हम आपको आज बताएंगे। लेकिन उसके पहले सज्जन कुमार का राजनीतिक बायोडाटा आपको जान लेना चाहिए। 73 साल के सज्जन कुमार 3 बार कांग्रेस से लोकसभा सांसद रह चुके। वो दिल्ली में कांग्रेस के बड़े जाट नेता के तौर पर माने जाते थे। इंदिरा गांधी के दौर में वो दिल्ली में कांग्रेस के उभरते हुए युवा नेता थे। 1977 में वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हुआ करते थे। 1980 के लोकसभा चुनाव में वो पहली बार बाहरी दिल्ली सीट से सांसद बने। फिर 1991 और 2004 का लोकसभा चुनाव उन्होंने इसी सीट से जीता। 2009 में सिखों के विरोध के बाद कांग्रेस ने उनको और जगदीश टाइटलर को टिकट नहीं दिया था। यानी एक बात तो तय है कि कांग्रेस चाहकर भी सज्जन कुमार से किनारा नहीं कर सकती, या किनारा करना चाहेगी भी तो कितना कर पाएगी, क्योंकि सज्जन कुमार कांग्रेस के वो बड़े नेता रहे हैं जिनको पहली बार सिख दंगों के केस में न सिर्फ दोषी पाया गया बल्कि उन्हें ताउम्र कैद की सजा भी सुनाई गई है। हाईकोर्ट ने सबूतों और गवाहों के आधार पर यह माना कि सज्जन कुमार भीड़ को उकसा रहे थे, उस हिंसक भीड़ की अगुवाई कर रहे थे जिसने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में नरसंहार किया था। सिख दंगों में सज्जन कुमार के खिलाफ यह केस दिल्ली की पालम कॉलोनी का है, जहां राजनगर इलाके में 1 और 2 नवंबर 1984 को 5 सिखों की हत्या की गई। सिखों के घर जलाए गए, घरों से खींचकर उनकी हत्या कर दी गई, गुरुद्वारा जला दिया गया। सज्जन कुमार को आपराधिक साजिश, हत्या के लिए भीड़ को उकसाने का दोषी पाया। सज्जन कुमार के साथ बलवान खोखर, कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल, महेंद्र यादव और किशन खोखर भी दोषी ठहराए। इनमें बलवान खोखर कांग्रेस के पार्षद और महेंद्र यादव विधायक रह चुके। कैप्टन भागमल नेवी का अफसर था। लेकिन इसमें सबसे अफसोस वाली बात यह रही कि 34 साल तक सज्जन कुमार का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका। यह बताता है कि कोई आरोपी कितना पावरफुल हो सकता है। सज्जन कुमार और 5 अन्य आरोपियों के खिलाफ यह केस ट्रायल कोर्ट में आने में ही 26 साल लग गए। 1984 के ये केस 2010 में ट्रायल के लिए आ पाए। 3 साल के बाद जब फैसला आया तो 6 आरोपियों में से 5 दोषी पाए गए। अकेले सिर्फ सज्जन कुमार थे जो बच गए। ट्रायल कोर्ट ने 2 आरोपियों को उम्र कैद और 2 आरोपियों को 3-3 साल की सजा सुनाई थी और सज्जन कुमार को छोड़ दिया था। लेकिन 2013 में बरी होने के बाद 5 साल बाद जब हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को भी दोषी मानकर उम्र कैद की सजा सुनाई, इसके अलावा 2 आरोपियों की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी गई और 2 आरोपियों की सजा बढ़ाकर 10 साल कर दी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पूरे सिस्टम पर चोट की है कि कैसे मिलीभगत से 1984 जैसे बड़े पैमाने वाले कत्लेआम को अंजाम दिया जाता है। कोर्ट ने उन गवाहों को निडर बताया जो 34 साल के लंबे वक्त में भी मैदान में डटे रहे।
इतने पावरफुल लोगों के सामने, उनकी सत्ता के सामने सज्जन कुमार के केस में पीड़ित और गवाहों की बात हम आपको सुनाते हैं। भले ही आपको इंसाफ मिल गया हो, लेकिन दोबारा आपके तमाम वो घाव आज फिर दोबारा से शायद रिस रहे हैं, इसीलिए आपकी आंखों से लगातार पानी बरस रहा है। लेकिन किस तरह से आप देख रही हैं, क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई आपने लड़ी है। मैं इस फैसले से मैं खुश हूँ कि भी चलो देर आए पर हमें इंसाफ तो मिला, लेकिन इतना लेट मिलने के लिए कि हमारी जिंदगी तबाह हो चुकी है। पर मुझे इस फैसले से आज उम्मीद नहीं थी इतना बड़ा फैसला आएगा। मुझे 60-40 लग रहा था, क्योंकि हर बार पॉलिटिशियन जो पावरफुल लोग हैं मेन को बचा देते थे, इसलिए ये था। पर मेरे को आज दोबारा रोना इसलिए आ रहा है, मुझे पुरानी वो टाइम याद आ गया कि कैसे हम थे, हमारे फादर को कैसे जलाया और हमने क्या क्या दिक्कतें देखी, क्या क्या कुछ हमें सहना पड़ा। अगर सरकार पहले हमें इंसाफ दे देती तो शायद ये दिन ना देखने पड़ते हमारे बच्चों को। जो जख्म 35 साल इतने गहरे हो गए थे कि मैं तो कहती थी मैं किसको वतन कहूँ, कौन सा हमारा वतन है। ना तो हमारा कानून है, ना तो आर्मी है, क्योंकि पति तो आर्मी में था, पिताजी मेरे फ्रीडम फाइटर थे। ना तो पिता की कुर्बानी काम आई, ना पति की सेवा, क्योंकि मैं सिखाने का जन्म लिया, सजाए मौत मिली, है ना। तो फिर क्या फैसला आया, तो ये फैसले को आप कैसे देखती हैं? सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया उम्र के, बस थोड़ा सा सुकून मिला पर पूरा नहीं, क्योंकि इनका दोष बहुत बड़ा है। इनको सजाए मौत होनी चाहिए, वो भी जैसे इन्होंने जला के मारा है, इनको चिराए पे आग लगानी चाहिए। क्योंकि आपके पति बेटे कौन कौन मारे? 3 भाई, मेरा पति, बेटा, मेरे मामा जी के लड़के थे। घर सारे जला दिए, इनका भी हमारा भी। मैं मैडम 17.5 साल का था तब। तो और आपके भाई का मर्डर हुआ है इस केस में, और 3 भाई मेरे मारे हैं। बड़े 3 भाई जो है वो मारे मेरे से, 2 भाई थे। 2 की शादी हो रखी थी, 1 शादी के बिना था। 3 भाई मारे। 34 साल हो गए, हर बार कहते थे क्लीन चिट दे देते थे। अभी वहाँ देखो जो इसके प्यादे हैं उन 5 को सजा दे दी, इसको छोड़ दिया। तो इसको तो होनी थी सजा। अब थोड़ा कोर्ट के ऊपर भी दबाव नहीं है, हम बड़े शुक्रगुजार हैं कोर्ट के, कुछ ना कुछ तो इंसाफ मिला। 34 साल बाद ये पता तो चला कि मारा था उन्हें। हम तो तब से कह रहे हैं मगर मानते ही नहीं थी। आज हमें कुछ सुकून मिला है। ऐसे आदमियों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी। इन पीड़ित परिवारों और गवाहों को वाकई सलाम करना चाहिए कि उन्होंने सज्जन कुमार जैसे बड़े लोगों की सत्ता के सामने सरेंडर नहीं किया। लेकिन हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जो गहरी टिप्पणी की है उसे भी आपको आज जानना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने सिर्फ सिख दंगे ही नहीं बल्कि 1993 के मुंबई, 2002 के गुजरात और 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगों की भी बात की और यह कहा कि राजनीतिक संरक्षण से ऐसे ही मामलों को बढ़ावा मिलता है। हाईकोर्ट ने सिख दंगों पर कहा है कि 1 नवंबर से 4 नवंबर 1984 के बीच दिल्ली और देश की अन्य जगहों पर निर्दोष सिखों का नरसंहार किया गया। इस नरसंहार को राजनीतिक लोगों ने कानून व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियों की मदद से अंजाम दिया। ऐसे में इन हत्याओं को मानवता के खिलाफ अपराध कहा जाना चाहिए। पीड़ित समुदाय पुलिस के अलावा केस लड़ने वाला सरकारी सिस्टम की उदासीनता का भी शिकार हो। दिल्ली कैंट इलाके में 4 दिन में 341 हत्याएं हुई थी, लेकिन सिर्फ 21 एफआईआर दर्ज हो पाई। इन 21 एफआईआर में 15 लोगों की हत्याओं के मामले थे, जिनमें से सिर्फ 5 की ही लाशें मिली और वो भी इसलिए कि सेना आ गई थी। The judgment and I'll happy to speak here. There's no problem. सर, विक्टिम फैमिली लगातार कर रही है कि कांग्रेस बचाती रही है जो आरोपी है उनको। कुछ किसी को बचाने का सवाल नहीं है। The law takes its own course. Let the law take its own course. लेकिन यहाँ पर जो तमाम विक्टिम फैमिली है उनका कहना है कि कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं, वो जो तमाम आरोपी हैं कांग्रेस के नेता, उनको बचा रहे हैं। अरे भाई, कोई किसी को नहीं बचा रहा है, लेकिन हर एक को हक होता है ना लॉयर का। ये कांग्रेस के नेता और सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील सलमान खुर्शीद हैं, जिनके बारे में कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी ये आरोप लगा रहे थे कि वो सज्जन कुमार के केस में आगे दलील रखने वाले हैं, जब सज्जन कुमार अपने खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। अब हम इसके अंदर अपील में जाएंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये अच्छा केस है अपील के लिए, और हमारे कुछ पॉइंट्स हम महसूस कर रहे हैं कि नहीं कंसीडर किए गए। अपील बनती है और अपील सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में जो होगा सो होगा, लेकिन अभी तो सज्जन कुमार और 5 अन्य दोषियों को 31 दिसंबर से पहले सरेंडर करना है और वो दिल्ली छोड़कर भी नहीं जा सकते। लेकिन बात सिर्फ सज्जन कुमार पर कानूनी शिकंजे की नहीं,
इसके बहाने कांग्रेस पर राजनीतिक शिकंजे की भी है। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਵਰਡਿਕਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪੈਟਰਨੇਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਸਟਿਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਰੇਲਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਦੈਟ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪੈਟਰਨੇਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪੈਟਰਨੇਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। सिख दंगों का मामला पंजाब और बहुत हद तक दिल्ली की भी राजनीति पर असर डालता रहा है। इसलिए सज्जन कुमार पर फैसले के बाद अकाली दल ने सत्ताधारी कांग्रेस पर अटैक किया। आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रही, जिनका राजनीति का प्रभाव दिल्ली से बाहर पंजाब में भी अच्छा खासा है। राहुल गांधी जी, आपने कुछ समय पहले ये कहा कि कांग्रेस इसमें दोषी नहीं थी। आज हाई कोर्ट ने क्लियर कह दिया है कि ये पॉलिटिकल पैट्रोनेज के तहत ये सब कुछ हुआ। अगर आपको उन निर्दोष लोगों का, उन विधवाओं के आंसू अगर आपको नजर आते हैं तो पहली बात तो आपको कमलनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए था, और 232 केस बंद हैं, उन केसेस को खोला जाए, उसमें कमलनाथ का केस भी है। इन हमलों से कांग्रेस बैकफुट पर है। ऐसा इसलिए भी है कि पहली बार सज्जन कुमार जैसा बड़ा नेता 84 के दंगों में दोषी साबित हुआ है, जिनको इन 34 साल में कोई हाथ लगाने वाला नहीं था। भले ही सज्जन कुमार के नाम पर कांग्रेस को उनके राजनीतिक विरोधी घेरते रहे हैं। हम फैसले का स्वागत करते हैं। आजाद भारत के सबसे बुरे दंगों में एक में आखिरकार पीड़ितों को न्याय मिला। कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का इन दंगों में कोई रोल नहीं है। उनका नाम अकाली दल और बादल परिवार उस बीजेपी के कहने पर घसीट रहे हैं, जो बीजेपी राहुल गांधी के नेतृत्व में 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत से हिल गई है। और खबरदार में अब 2019 के लिए विपक्ष की तैयारियों का विश्लेषण करेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस की सरकारें बन गई। कांग्रेस ने इस मौके को 2019 के दांव के तौर पर खेला। तीनों सरकारों के शपथ ग्रहण के समय विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं की मौजूदगी थी। इनमें शरद पवार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता शामिल हैं। हालांकि तस्वीर वैसी नहीं थी जैसी कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी की सरकार बनने के समय दिखाई दी थी। लेकिन बड़े अरसे के बाद अगर कांग्रेस का खुद का दम दिखा तो इसे एक संकेत माना जा सकता है। मैं अशोक गहलोत, कमलनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं। मौका तो 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकारों के बनने का था, लेकिन भोपाल, जयपुर और रायपुर की असली तस्वीर ये नहीं थी। मंच पर तथा मंच से उधर सभी से विनम्र है कि आप सादर अपना स्थान ग्रहण करें। असली तस्वीर थी मोदी विरोध के नाम पर शक्ति प्रदर्शन की। सबसे पहले 2019 के लिए हो रही विपक्षी तैयारियों पर जयपुर की रौनक देख लीजिए। जब अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और सचिन पायलट ने उनके डिप्टी बनकर कुर्सी संभाली तो राजस्थान में कांग्रेस के अच्छे दिन आए ही। लेकिन कांग्रेस की ख्वाहिश सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि विपक्ष के एकजुट दम से दिल्ली में मोदी को चुनौती देने की है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, टीडीपी के चीफ और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद थे। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेकुलर के नेता एचडी देवेगौड़ा, उनके बेटे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन और झारखंड के विकास मोर्चा के नेता बाबूलाल मरांडी भी कांग्रेस के इस उत्सव में शरीक हुए। एक दिन पहले ही राहुल गांधी को विपक्ष से प्रधानमंत्री का दावेदार बनाए जाने का प्रस्ताव देने वाले डीएम के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने भी जयपुर में कांग्रेस का न्योता स्वीकार किया। वैसे तो यह पहला मौका नहीं जब मोदी विरोध के नाम पर विपक्ष के नेताओं की जुटान हुई हो, लेकिन अब जब राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस 3 राज्यों को बीजेपी से छीन चुकी है और 2019 का रण बिल्कुल करीब आ गया है, तो ऐसी तस्वीरें खुद ब खुद कहानी कहने लगती है। आज जीते हैं 3 प्रदेश, अब जीतेंगे पूरा देश। इस नारे के साथ
देश की 16 पार्टियां जयपुर में कांग्रेस के मंच पर दिखीं। कहते हैं जीतने वाले के साथ जमाना होता है और इसी भरोसे के साथ राहुल गांधी 2019 के लिए अपनी सेना तैयार करने में लग गए हैं। मंच पर तथा मंच से इधर सभी से विनम्र है कि आप सादर अपना स्थान ग्रहण करें। कांग्रेस की सरकार बनने का जो मेगा शो जयपुर में था, वैसा ही नजारा भोपाल में भी था। एक और कमलनाथ मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तो उधर 2019 में मोदी को देश की सत्ता से हटाने के ख्वाब बुने जा रहे थे। भोपाल में भी जैसे जयपुर दोहराया गया। राहुल, मनमोहन समेत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, चंद्रबाबू नायडू, तेजस्वी यादव और एमके स्टालिन वहां कमलनाथ की सरकार के शपथ ग्रहण के दौरान मौजूद रहे। रायपुर में तो कांग्रेस सबसे दमदार प्रदर्शन के साथ सत्ता में आई है, इसलिए वहां भी कांग्रेस ने विपक्ष की ताकत दिखाने का मौका गंवाया नहीं। रायपुर एयरपोर्ट से लेकर शपथ ग्रहण स्थल इंडोर स्टेडियम तक राहुल गांधी की बस अपने पूरी रफ्तार से दौड़ते रही और गठबंधन की इस बस में सभी नेता नजर आए, लेकिन नहीं नजर आए तो मायावती और अखिलेश यादव। सिर्फ राजनेता ही नहीं, आम लोगों की नजरें भी इस गठबंधन की बस में टकटकी लगाए निहारते रही। जब भूपेश बघेल कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तो विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन का आज का तीसरा शो दोहराया गया। लेकिन असली सवाल यही है कि मोदी विरोध की ये तस्वीरें दिखने में तो अच्छी हैं, लेकिन 2019 में कामयाब होंगी? 3 कांग्रेसी सरकारों के बनने के वक्त विपक्ष के 3 बड़े चेहरे खुद मौजूद नहीं थे। आपके माध्यम से ये 3 चेहरे हैं अखिलेश यादव, मायावती और ममता बनर्जी। मंच पर तथा मंच से इधर सभी से विनम्र है कि आप सादर अपना स्थान ग्रहण करें। इन 3 चेहरों की गैर मौजूदगी के पीछे क्या कोई राजनीति हो सकती है? विपक्ष के गठबंधन का नेता कौन बने? क्या इस बात की रस्साकसी हो सकती है? ऐसे सवालों का जवाब तो आने वाले कुछ हफ्तों में साफ होगा। लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस इसी बात को लेकर खुश है कि उसके नाम पर कोई शुरुआत तो हुई। रायपुर से सुनील नामदेव और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। 2019 में नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर तो कई दल राजी, लेकिन वो किस रणनीति के साथ बीजेपी का मुकाबला करें, इस पर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही। सबसे बड़ी मुश्किल ये हो रही है कि अगर विपक्ष का महागठबंधन बने भी तो उसका नेता कौन हो? क्या राहुल गांधी को विपक्ष के सीनियर नेता अपना नेता मानने को राजी हो सकते हैं? यह सवाल तब और ज्यादा अहम हो गया जब डीएमके ने खुले तौर पर राहुल की पीएम पद की दावेदारी को आगे किया है। डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन मोदी विरोधी कुनबे के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने खुले तौर पर कहा है कि 2019 में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए। I appeal to my respected all party leaders on the dais. We will strengthen the hands of Rahul Gandhi. We will save this nation. लेकिन रविवार को चेन्नई में स्टालिन ने जो कहा, क्या दिल्ली की लड़ाई में वैसा संभव हो सकेगा? हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में कांग्रेस ने बीजेपी को हरा दिया, तो क्या अब 2019 में राहुल मोदी सरकार को उखाड़ पाएंगे? इसी सवाल के बीच लगातार विपक्षी दल एकजुटता की बातें कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या यही विपक्षी दल राहुल गांधी को चुनावों से पहले प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानकर घोषित कर देंगे? इसी सवाल से बचने के लिए कांग्रेस लगातार चुनावों के पहले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को घोषित करने की बात से बचती रही है। दिसंबर का ये महीना राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक कामयाबी लेकर आया, लेकिन राहुल गांधी की ये कामयाबी और राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद विपक्ष के कुछ दूसरे बड़े नेताओं के मुकाबले अभी भी बड़ा नहीं हुआ है।
भले वो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष हो। पश्चिम बंगाल का अपना किला लगातार मजबूत रखने वाली तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी की खुद की दिल्ली की महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं। इसीलिए रविवार को स्टालिन ने जब प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी का नाम आगे बढ़ाया तो टीएमसी की प्रतिक्रिया यही थी कि बिना रायशुमारी किसी का नाम आगे नहीं रखा जा सकता। We have not said anything. टीएमसी सर कुछ no, आप अगर डीएमके ने कुछ बोला होगा तो आप डीएम से पूछिए, हमसे क्यों पूछिए? नहीं सर, आप लोग तो महागठबंधन और नहीं हो सकता है क्योंकि आप लोग साथ में लड़ रहे हो, चुनाव लड़ने की बात हो रही है टीएमसी कांग्रेस, तो फिर क्यों? आई हैव नो कमेंट्स। पहले तो आप लोगों ने कहा आई हैव नो कमेंट्स। क्या आप लोग आई हैव नो कमेंट्स। राहुल गांधी की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी आसानी से मायावती भी नहीं मानेंगी, भले वो कांग्रेस की मौजूदगी वाले महागठबंधन में शामिल भी हो जाए तो भी। मायावती की इस राजनीति को बस यूं भी समझिए कि उन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकारों को समर्थन तो दिया है, लेकिन कांग्रेस विरोध की गुंजाइश भी खत्म नहीं की है। इन तीनों राज्यों की जनता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर नहीं चाहते हुए भी यहाँ पूर्व में काफी वर्षों तक सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी को ही अपना मजबूत विकल्प समझकर फिर अधिकांश अपना वोट इसी पार्टी को ही दे दिया, जिसका पूरा लाभ कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में उठा लिया है, जिसको अब ये पार्टी लोकसभा आम चुनाव में भी इसे भुनाने की पूरी कोशिश करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही नहीं, लेफ्ट पार्टियों समेत कई ऐसे दल हैं जो मानते हैं कि मोदी के खिलाफ किसी एक नेता के दम पर नहीं, बल्कि हर राज्य की राजनीति के मुताबिक फैसला होना चाहिए। राहुल गांधी ड्राइविंग सीट में है या नहीं है, वो बात की बात है। 1977 में जब इमरजेंसी के खिलाफ लोग उठकर खड़े हुए थे, मोरारजी देसाई को ड्राइविंग सीट में रख के नहीं खड़े हुए थे। 96 में भी, 2004 में भी जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, इनका विज्ञापन था कि अटल बिहारी वाजपेयी एक तरफ और बाकी कौन रहेंगे, एक प्रश्न चिन्ह था। मनमोहन सिंह नहीं थे। आप इसको राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव की तरह क्यों देख रहे हैं? जरा भारतीय होकर के सोचिए। यहाँ संसद चुने जाते हैं, सांसद बनते हैं, और फिर सांसद जो अपने नेता को चुनते हैं, वो अभी मुख्यमंत्री का कौन सा चेहरा था? अब देखिए, कांग्रेस जीती, लेकिन छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आप दिखाए थे अंजना जी कौन मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं दिखाए थे, लोग एमएलए को चुने हैं। जाहिर तौर पर राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाए जाने की जिद में कहीं विपक्षी एकता टूट न जाए, कांग्रेस को इस बात का एहसास है। इसलिए वो अभी राहुल गांधी की पीएम पद की दावेदारी को बहुत ज्यादा तूल नहीं देना चाहती। हम आभारी हैं माननीय स्टालिन जी के, जिन्होंने कांग्रेस के और देश के करोड़ों लोगों की मंशा को व्यक्त किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री राहुल गांधी एक अखिल भारतीय नेता के आधार पर हर कांग्रेस वर्कर चाहता है कि वो नेतृत्व करें, लेकिन मैं विनम्रता के साथ ये भी कहूँगा कि खुद राहुल गांधी जी ने कहा है कि अभी हमको साथ मिलकर लड़ना है, नेतृत्व की बात नहीं करनी है, और जब उपयुक्त समय आएगा आंकड़ों के आधार पर निश्चित रूप से नेतृत्व संभालने का मुद्दा उठेगा। हालांकि कांग्रेस इस बात से खुश हो सकती है कि विपक्ष में डीएमके के अलावा भी कई ऐसे दल हो सकते हैं जो खुले मन से राहुल की पीएम पद की दावेदारी को मान ले। देखिए, सीधी सी बात है, राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता प्रतिपक्ष भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कांग्रेस का मैक्सिमम फुटप्रिंट है, लेकिन खुद राहुल जी की अगर आप बात सुने और तमाम विपक्ष के लोगों की, हमारे लिए मुद्दा व्यक्ति बनाम व्यक्ति नहीं है। सिर्फ व्यक्ति तो हमारे पास है, राहुल जी भी हैं, अन्य नेता भी हैं। व्यक्ति नाम व्यक्ति बनाएंगे ना तो हम अपने डेमोक्रेसी को साबुन, शैम्पू और डिटर्जेंट पाउडर के कंपटीशन में तब्दील कर रहे हैं। सामूहिकता का प्रश्न है, जन सरोकार के मुद्दों के इर्द गिर्द सबको इकट्ठा होना होगा। एक बार वो हो जाए ना तो क्या हम इनकार कर सकते हैं? नेताओं की कोई कमी है, और कांग्रेस का तो मैक्सिमम फुटप्रिंट है, ये तो हम लगातार कहते रहे। जिस हिसाब से 3 रियासतों में अभी जो लोगों ने मैंडेट दिया है, उस हिसाब से तो राहुल गांधी जी को आहिस्ता आहिस्ता लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो पहले उनको कहते थे कुछ पप्पू, अब तो उसको आहिस्ता आहिस्ता लोग समझने लगे हैं, और लोग समझते हैं कि राहुल गांधी जी जो है प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। आप भी, पीडीपी भी अपनी तरफ से उनका नाम? पीडीपी के लिए दोनों एक ही जैसे है, हमें उन्होंने कुछ, हमारे लिए तो दोनों एक ही जैसे है। कोई भी बने वो, कोई हमारे लिए कोई नहीं।
राहुल गांधी मोदी के खिलाफ विपक्ष के नेता बनेंगे या नहीं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये तो जरूर है कि राहुल ने बीते महीनों में जो आक्रामकता दिखाई है, उसके बाद उनकी दावेदारी तो मजबूत हुई ही है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ कुमार विक्रांत, दिल्ली, आज तक। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद कमलनाथ ने अपने पहले फैसले में किसानों की कर्ज माफी की फाइल पर दस्तखत कर दिए। शपथ ग्रहण के फौरन बाद कमलनाथ भोपाल में नए बने मंत्रालय एनेक्सी के उद्घाटन के लिए पहुंचे और इसके तुरंत बाद वो सीएम दफ्तर पहुंच गए। सीएम ऑफिस का जायजा लेने के बाद कमलनाथ ने सीएम का पदभार ग्रहण किया और कुर्सी पर बैठते ही किसानों की कर्ज माफी का आदेश जारी कर दिया। अब मध्य प्रदेश के किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ हो गया है। इस फैसले से करीब 30 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। किसानों की कर्ज माफी का फैसला इस मायने में अहम है क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी चुनावी रैलियों में कहा था कि सरकार बनी तो 10 दिन के भीतर किसानों के कर्ज माफ कर देंगे। किसानों की कर्ज माफी का फैसला आज जब कमलनाथ सरकार ने लिया है तो हम आपको मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वचन पत्र भी दिखाते चले। कांग्रेस ने अपने इस घोषणा पत्र में कहा था कि कांग्रेस पार्टी वचन देती है सभी किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, जिसमें सहकारी बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों के करंट और पहले के कर्ज शामिल रहेंगे। साथ ही कांग्रेस ने वादा किया था कि किसानों को शून्य ब्याज योजना का भी लाभ देने के लिए भुगतान की नई तारीख रबी फसल के लिए 31 मई और खरीफ फसल के लिए 31 दिसंबर रख दी जाएगी। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में लिखा है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें बीजेपी ने नहीं मानी। कांग्रेस सरकार बनने पर फसल की उचित कीमत दिलाई जाएगी। मंडियों में समर्थन मूल्य से नीचे फसल नहीं बिकने दी जाएगी। कांग्रेस की सरकार किसानों को गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, सरसों, कपास, अरहर, मूंग, चना, मसूर, उड़द, लहसुन, प्याज, टमाटर और गन्ने पर बोनस भी देगी। पद संभालने के बाद ऑफिस में आकर पहली फाइल जो साइन करी है, जो हमने अपने प्रदेश के किसानों को आश्वासन दिया था कि 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ, ये मैंने पहली फाइल साइन करी है। लेकिन यह पैसा कहां से आएगा, इसका जवाब अभी मध्य प्रदेश की सरकार को देना है। वैसे किसानों की कर्ज माफी बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन सिर्फ इसी से यह गारंटी नहीं ली जा सकती कि किसान मुसीबत से बाहर आ जाएंगे। हम आपको 2008 से किसानों के लिए हुई कर्ज माफी का ब्यौरा भी दे देते हैं। साल 2008 में पूरे देश में 52,260 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ। साल 2014 में आंध्र प्रदेश में 24,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया गया। तेलंगाना में भी साल 2014 में 17,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ। इसके बाद तमिलनाडु में साल 2016 में 6,000 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया गया। 2017 में यूपी की सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए माफ किए। महाराष्ट्र ने भी साल 2017 में 34,000 करोड़ के कर्ज पर छूट दी। इसी साल पंजाब में 10,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ। 2018 में कर्नाटक में 44,000 करोड़ रुपए और राजस्थान में भी 8,000 करोड़ रुपए के कर्ज को सरकारों ने माफ कर दिया। लेकिन इसके बावजूद किसानों की आत्महत्याएं रुकी नहीं है। वैसे कांग्रेस जब कर्ज माफी का दांव चल रही है तो बीजेपी ने कर्नाटक के एक खुलासे पर उसे घेर लिया है। वहां 44,000 करोड़ की कर्ज माफी से सिर्फ 800 किसानों को फायदा पहुंचा। कमलनाथ ने आज ही घोषणा कर दी जो वादा किया गया था किसानों के कर्ज को लेकर। अब कर्नाटक की तरह ना हो जाए ये वादा, इतना जरूर कांग्रेस पार्टी और उनके नेता सुनिश्चित करें। कर्नाटक में शायद मई में सरकार बनी थी, मई जून में, जुलाई में कर्ज माफी की घोषणा हुई थी। और मैं अभी अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था, शायद आपकी इंडिया टुडे में था या किसमें, कि अभी तक 800 या 1000 किसानों को सिर्फ कर्ज माफी का लाभ मिला है। ये अभी अभी मैं पढ़ रहा था, 2-3 दिन पहले की खबर है। मुंबई में एक अस्पताल में आग लग जाने से 6 लोगों की मौत हो गई है। अंधेरी इलाके में ईएसआईसी कामगार में आज शाम को आग लगी। हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस अस्पताल के पास फायर एनओसी नहीं थी। आग लगने की वजहों का अभी पता लगाया जा रहा है। तो खबरदार देख रहे थे आप। आज के लिए इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।